हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ चुके हैं साइंस का टॉप 30 MCQ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो क्लासेस है वो ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल है या फिर पैराथायराइड है। कौन सा है जो कि यहाँ पे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड तो वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है तो एक गर्दन के पास पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे जो छोटा होता है वो कौन होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर जहाँ लार्जेस्ट की जगह आपसे पूछता कि स्मॉलेस्ट, यहाँ पे मान लेते हैं अगर आपसे पूछता कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है तो स्मॉलेस्ट की बात करें तो पिनियल ग्रंथि होता है, पिनियल ग्लैंड होता है स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट में होता है थायराइड होता है लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर जो आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि दोनों यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों कौन है, तो इसमें जो दोनों होता है वो कौन सा होता है तो पेनक्रियाज होता है यानी कि अग्नाशय होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो होता है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होता है। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, थायराइड को, पिट्यूटरी को, अग्नाशय को या फिर एड्रिनल को, किसको बोलते हैं। तो जो मास्टर ग्लैंड है वो बोलते हैं पिट्यूटरी को यानी कि पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सा होता है। विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट वेन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, पल्मोनरी शिरा, हिपैटिक शिरा, वेना कावा या फिर जुगुलर शिरा। कौन सा इसमें वेन है जो कि ह्यूमन के अंदर सबसे लार्जेस्ट होता है। तो देखिए जो पल्मोनरी वेन होता है कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये हार्ट से लंग्स तक जाता है, हार्ट से लंग्स तक। लेकिन और ये जो वेना कावा होता है ये कहाँ पे जाता है, वेना कावा कहाँ पे जाता है, हिपैटिक शिरा है तो लीवर से कनेक्ट करता है। और ये जुगुलार वेन जो है ये गर्दन के पास होता है। बट यहाँ पे जो वेना कावा है ये सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट होता है। वेना कावा जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। जो वेना कावा है वो बॉडी से हार्ट को यहाँ पे कनेक्ट करता है। और सीधे जो आपको पता है एक सुपेरियर वेना कावा होता है और एक इन्फेरियर वेना कावा होता है। सुपेरियर वेना कावा जो होता है वो राइट एट्रियम में लाकर खुलता है। और जो इन्फेरियर वेना कावा होता है यानी कि सुपेरियर वेना कावा जो होता है वो दाहिना अलिंद में आकर खुलता है। और एक इन्फेरियर वेना कावा होता है वो दाहिना निलय में आकर खुलता है, दाहिना निलय में यहाँ पे आकर मिलता है। तो ये जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट वेन होता है, लार्जेस्ट वेन होता है। अब बतलाइए कि जो वेन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है इसमें। तो आपको पता है कि जो वेन होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और वैसे भी ये बॉडी से लेकर आ रहा है किस में, हार्ट के अंदर लेकर आ रहा है तो अशुद्ध रक्त को ही लेकर यहाँ पे आता है। और हार्ट से जो बॉडी के अंदर जाता है वो शुद्ध रक्त जाता है और आर्टरी के थ्रू जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। मानव शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड कॉल्ड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड के अंदर उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। लिक्विड जो भाग होता है वो 55% रक्त में प्लाज्मा यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन C या विटामिन D। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है।
तो विटामिन B12 में यहाँ पे पाया जाता है कोबाल्ट। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी होता है। विटामिन C की कमी से क्या होता है, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। और विटामिन D की कमी से जो होता है वो रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज, जब हमारे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाता है कैल्शियम की तो क्या कॉजेज करता है, एनीमिया, घेंघा, हड्डियों में कमजोरी या फिर स्कर्वी। तो एनीमिया कब कॉज करता है, जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है। घेंघा कब होता है, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। और हड्डियों की कमजोरी कब होता है, जब डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो अब हड्डियों में कमजोरी होती है। और स्कर्वी कब होता है, जब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी होता है तब स्कर्वी यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट ओकर्स थ्रू जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या फिर मूल रोम। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो सबसे पहले जाइलम दिया है जो कि ये जो है वो जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन में हेल्प करता है पौधा के अंदर। फ्लोएम दिया है जो कि भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन। रंध्र जो है, ये जो रंध्र होता है स्टोमेटा जो होता है वो गैसों का आदान प्रदान में हेल्प करता है, गैसों का आदान प्रदान में हेल्प करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और ऑप्शन डी में दिया है मूल रोम यानी कि रूट हेयर, तो ये क्या करता है, रूट हेयर क्या करता है, तो ये जो रूट हेयर होता है वो जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है मूल रोम यानी कि रूट हेयर। तो क्वेश्चन क्या था, गैसों का आदान प्रदान, तो स्टोमेटा जो होता है, रंध्र जो होता है वो गैसों का आदान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी का, जल्दी से बतलाइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि मनुष्य में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है बतलाइए। अब आप लोगों के बहुत जल्द अब यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग क्लासेस होने वाला है। फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा और बायोलॉजी का अब अलग होने वाला है। बस कुछ ही 1-2 और क्लास होगा, उसके बाद अलग अलग से होगा सेपरेट। और मैथ्स का भी फिर से स्टार्ट होने वाला है और झारखंड का जो जीके है उसका भी स्टार्ट क्लास होने वाला है, जो कि आप लोगों का कमेंट आ रहा है बहुत सारा। चलिए यहाँ पे इसका बतलाइए क्या होगा। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है, कहाँ पूरी होती है पाचन क्रिया बतलाइए। और जो भी स्टूडेंट झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस नोट्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो साइंस का कंप्लीट यहाँ पे आपको थ्योरी नोट्स मिलने वाला है जो कि हिंदी मीडियम में रहेगा। और चैप्टर वाइज MCQ मिलेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और लास्ट 3 ईयर्स का ANM और GNM दोनों का आपको साइंस का पेपर मिलने वाला है 3 साल का पिछले। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है नोट्स के अंदर साइंस में। तो आप सब ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 69 रुपीज़ में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है 8986830118 या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। चलिए बतलाइए इसका क्या आंसर होगा। पाचन का यहाँ पे मुख्यतः कहाँ पे पूरी होती है क्रिया जो होती है, आमाशय में, तो यहाँ पे आंशिक रूप से कुछ पाचन होता है। और माउथ जो है यहाँ से तो पाचन स्टार्ट होता है। छोटी आंत जो है यहाँ पे पूर्ण पाचन कंप्लीट होता है। और जो बड़ी आंत होता है यहाँ पे जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाचन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। कौन सी यहाँ पे अधातु है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा, तो पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। अगला क्वेश्चन कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है।
न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू संवेग, इनर्शिया यानी कि जड़त्व, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है यानी कि विराम अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या फिर जब कोई वस्तु गतिशील है तो यह गतिशील ही रहना चाहता है जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तब तक। तो ये बोलता है न्यूटन का पहला नियम, और इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूटन का 3 नियम है, तो सेकेंड नियम क्या बोलता है? तो सेकेंड नियम से हमें बल का यहाँ पे फॉर्मूला पता चलता है, F बराबर फोर्स बराबर ma मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर होता है, बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। इसके बारे में पता चलता है न्यूटन का गति का दूसरा नियम से, न्यूटन का दूसरा नियम से। और न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है उसमें क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है। तीसरा नियम न्यूटन का है, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो पहला नियम यहाँ पे हो गया जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या फिर लेंस, कौन सा होता है? तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे नियंत्रित करता है प्रकाश के प्रवेश करने वाला वो कौन होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन सी पे आइरिस दिखाई दे रहा होगा। आइरिस क्या करता है? आइरिस जो होता है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आइरिस जो होता है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, और जो ये होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर पुतली क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आइरिस हो जाएगा इसका राइट आंसर, आइरिस हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया हुआ है कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको हम बतलाए थे कि इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से होता है। तो बतलाइए क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलाइटस, एनीमिया या फिर दमा यानी अस्थमा, क्या होता है बताइए। इंसुलिन क्या करता है? आप लोगों को बताए थे कि इंसुलिन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है। तो देखिए यहाँ पे जब इंसुलिन की कमी हो गया, तो क्या होगा? इंसुलिन की कमी हो गया तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाएगा ना, तो बढ़ जाता है। और जब इंसुलिन की कमी होता है तो उसको मधुमेह बोलते हैं, मधुमेह, जिसको यहाँ पे बोला जाता है कहीं कहीं शुगर बोला जाता है, मधुमेह बोलते हैं उसको। जो मेडिकल टर्म होता है वो मधुमेह ही होता है, डायबिटीज मेलाइटस ही होता है। क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि धातुओं में विद्युत चालकता किस कारण होती है? धातुओं में विद्युत का चालकता किस कारण से होती है? न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, या मुक्त इलेक्ट्रॉन से, या फिर न्यूक्लियस यानी नाभिक से? तो जो विद्युत का चालक है वो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? बतलाइए, और आपको कमेंट करना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की। ये आप लोगों को हम बतलाए हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है बताया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको कमेंट करना है। और सबसे छोटी कोशिका कौन है ये भी हम बतलाते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बतला दें कि अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लासेस हो रही है बिल्कुल फ्री में, और आगे भी क्लासेस होता रहेगा इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में। आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू क्लासेस होंगे, और उसके बाद भी आपको अपडेट हो गया काउंसलिंग कैसे कराना है, कॉलेज में एडमिशन कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो कर ही चुके होंगे शुरू में ही।
तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मानव शरीर के अंदर स्पर्म होती है यानी कि शुक्राणु होती है। और सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन क्या होती है? सबसे लंबी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो आप लोग कमेंट करके बतलाइए कि कौन सा होता है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पौधों में अब प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कहाँ पे होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? क्या रूट में होता है, तना में होता है, पत्ती में या फूल में? तो सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण जो है वो लीफ में होता है, पत्ती के अंदर होता है, पत्ती के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है? इमरजेंसी हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन? कौन सा हार्मोन है जो कि इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है? इमरजेंसी हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि लड़ो और उड़ो हार्मोन भी इसको बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य में सामान्य तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री, 39 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस? अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर? तो 98.6 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है शरीर का, और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि कौन सा तत्व दांतों के सड़ने रोकने में सहायक है? कौन सा तत्व दांतों के सड़ने रोकने के लिए सहायक है? आयोडीन, फ्लोरीन, कैल्शियम या फिर सोडियम? कौन सा तत्व यहाँ पे सहायक है? तो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन है जो कि सहायता करता है। फ्लोरीन ये मजबूती भी प्रदान करता है दांतों को मजबूती भी प्रदान करता है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? जो ब्लड ग्रुप्स है उसका खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर या फिर रॉबर्ट हुक? तो कौन किए थे यहाँ पे? तो देखिए जो ब्लड ग्रुप यानी कि ABO ब्लड ग्रुप का जो खोज किए थे वो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किए थे। ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंडस्टीनर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या खोज किए थे? तो ये चेचक के टीके का खोज किए थे। चेचक का टीके का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का एक खोज किए थे। रक्त परिसंचरण का खोज किए थे। और रॉबर्ट हुक तो आप सभी को पता है कोशिका का खोज किए थे, सेल का डिस्कवर किए थे। क्लियर? तो ABO ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगें होती हैं? और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जितना भी क्लासेस होता है उसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने टेलीग्राम ओपन होगा चैनल। उसको आप लोगों को नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन होगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। चलिए बतलाइए ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय या स्थिर? तो जो ध्वनि तरंगे होती है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? और यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा कहलाता है? यानी कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है हम जो किसी से भी ले सकते हैं, और वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हम किसी को भी दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी कि डोनर यानी कि दे सकते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर जो आता है वो O निगेटिव आता है। O निगेटिव यहाँ पे लिखते हैं O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर। और अगर जो यूनिवर्सल रिसीवर की बात करते हैं, यहाँ पे जो सार्वभौमिक रिसीवर यानी किसी से भी ग्रहण कर सकता है वो AB पॉजिटिव और O निगेटिव हो गया यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं। तो मनुष्य में जो एक वयस्क यानी एडल्ट पर्सन के अंदर देखा जाए तो टोटल यानी कि कुल जो टीथ होती है वो 32 होता है, 32 होता है। दंत सूत्र क्या होता है? एडल्ट के अंदर यानी वयस्क के अंदर तो 21, 23 बटा 21, 23 होता है दंत सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों द्वारा निर्मित भोजन का अंतिम उत्पाद क्या है? हरे पौधों द्वारा निर्मित भोजन का अंतिम उत्पाद क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फूड स्टोरेज इन ग्रीन प्लांट्स इज ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या फ्रुक्टोज। क्या होता है यहाँ पे? फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिलता है? तो जो हरे पौधे द्वारा भोजन का अंतिम उत्पाद होता है वो स्टार्च के रूप में यहाँ पे संग्रहित किया जाता है, तो स्टार्च हो जाएगा इसका। ग्लूकोज तो जस्ट बनाता है भोजन, बट लास्ट में जो स्टोर करके रखता है वो स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे रखता है। स्टोरेज यहाँ पे क्या है? स्टार्च के फॉर्म में रखता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का धन आवेशित कण कौन सा है? परमाणु का धन आवेशित कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर आयन? कौन सा है धन आवेशित? यहाँ पे बतलाइए। तो सबसे पहले दिया है इलेक्ट्रॉन, तो ये तो निगेटिव होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है। और जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव होता है, धन आवेशित कण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुओं में कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उत्पन्न होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई दे रहा है। 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है गुरुत्वीय त्वरण। इसको स्मॉल जी से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जबड़े की मांसपेशी या फिर हृदय की मांसपेशी? तो सबसे मजबूत देखा जाए तो यहाँ पे जो होता है जबड़े की मांसपेशी, वो होता है सबसे मजबूत मांसपेशी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि पौधों में जल अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? बतलाइए। अभी बतलाए थे आज के ही क्लास में कि पौधों में जल का अवशोषण जो है वो मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? बतलाइए। पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा, मूल रोम के द्वारा या फिर फूल के द्वारा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो निकालता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलता है, किस रूप में? तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। ये आप कमेंट करके बतलाइए। और जो पौधों में जल का अवशोषण होता है वो हम आपको बतलाए थे, रूट हेयर के द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा होता है जल का अवशोषण। अगला क्वेश्चन कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो सूर्य का जो मुख्य घटक होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये दो सूर्य का मुख्य घटक है, जिसमें से हाइड्रोजन का 73% और जो हीलियम होता है इसमें 25% यहाँ पे होता है, और अन्य भी भारी तत्व जैसे शामिल होते हैं इसमें। तो यहाँ पे मुख्य घटक पूछा है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि 75% है। तो कहाँ पे हाइड्रोजन दिया है? ऑप्शन सी पे देखिए दिया हुआ है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 30 की मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? बतलाइए। थाइमस, टॉन्सिल, प्लीहा या लिम्फ नोड? कौन सी होती है सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे? लिम्फ नोड, लसिका ग्रंथि, लिम्फेटिक ऑर्गन। तो जो यहाँ पे लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है वो प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन है, देखिए स्प्लीन जो होता है इसको और किस नाम से जानते हैं? स्प्लीन जो होता है यहाँ पे क्या होता है?
जो ब्लड होता है, पुरानी आरबीसी जो होता है, ये जो आकर यहाँ पे स्टोर हो जाता है और वहाँ से स्टोर होने के बाद उसको नष्ट हो जाता है। नष्ट कौन उसको करता है? तो स्प्लीन करता है। जैसे कोई भी यहाँ पे ब्लड हो गया, जैसे ब्लड वगैरह हो गया जो डेड हो गया, वो सब आकर स्प्लीन में जमा होता है और वहाँ से उसको नष्ट कर देता है, तो आज के क्लास का यही था 30 MCQ इम्पोर्टेंट, और इसका आंसर की के साथ आप लोगों को PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में हो रहा है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में अगली और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।